Hello students, hello and welcome back to another video. This is advocate Shaukat Mir. और बेटा आज हमारा मॉक टेस्ट है जॉब रिलेटेड अवेयरनेस का. आई वाज नॉट वेल फॉर फ्यू डेज एंड दैट्स व्हाई आई कुड नॉट प्रोवाइड द वीडियो. सो आज मैं मॉक टेस्ट लेकर आया हूँ जॉब रिलेटेड अवेयरनेस का, जो मैंने खुद सब्जेक्ट पढ़ाया है. और आज के इस मॉक में हम 20 क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है जी. और देखते हैं हमारा जो आउटपुट है वो कितना है. इनपुट तो मैंने बहुत दिया है. मैंने कम से कम 17 लेक्चर्स दे दिए हैं जॉब रिलेटेड अवेयरनेस के. उसके बाद वन शॉट ऑल लीगल टर्मिनोलॉजीज का, है ना. बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि हमें सर समझ नहीं आ रहा है कि किस हिसाब से पढ़ना है, वन शॉट को कैसे अरेंज करना है. उसमें देखिए, जो मेरे 17 लेक्चर्स हैं उनमें से आपने फर्स्ट 7 लेक्चर्स देखने हैं. ठीक है. फर्स्ट 7 लेक्चर्स देखने के बाद आप वन शॉट देखिए लीगल टर्मिनोलॉजीज वाला. ठीक है. उसके बाद अब लेक्चर 16 और 17 को देखिए. बाकी लेक्चर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 उसको आप स्किप कर दीजिए, क्योंकि उसका सारा मटेरियल और उसके साथ एक्स्ट्रा मटेरियल डालकर भी मैंने वन शॉट बनाया है. तो आप लेक्चर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 इसको स्किप कर सकते हैं. ठीक है. लेक्चर 1 to 7 उसका PDF पड़ा हुआ है, नोट्स वगैरह इसमें टेलीग्राम पे. ठीक है. और उसके बाद 16 और 17 लेक्चर्स आपने पढ़ने, और साथ में वन शॉट 8 से लेकर 15 को रिप्लेस करेगा वन शॉट जो है हमारा लीगल टर्मिनोलॉजीज का. ठीक है जी. करते हैं शुरू आज की क्लास. पहला क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास. अ जजमेंट और वर्डिक्ट दैट पर्सन इज नॉट गिल्टी ऑफ क्राइम with which they have been charged is called. एक ऐसी जजमेंट, एक ऐसा फैसला जिसमें ये कह दिया जाए कि कोई बंदा निर्दोष है, मुजरिम नहीं है, उसने कोई जुर्म नहीं किया है, ऑफेंडर नहीं है. ये क्लियर हो गया. एक जजमेंट एक चीज क्लियर कर देती है कि एक आदमी क्या है, बेगुनाह है. तो उस जजमेंट को हम क्या कहते हैं, या फिर उस वर्डिक्ट को हम क्या कहते हैं? कन्विक्ट, एक्विटल, रिलीज या फिर बार्गेनिंग. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? एक्विटल. उसको हम एक्विटल कहते हैं. क्या कहते हैं? एक्विटल कहते हैं. स्टेटमेंट ऑफ विटनेस इज कॉल्ड. विटनेस जो स्टेटमेंट देता है, जो गवाह गवाही देता है, उस गवाही को हम क्या कहते हैं? विटनेस की स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है? रिटन स्टेटमेंट, रिस्पॉन्स, टेस्टिमनी या फिर सेट ऑफ. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? टेस्टिमनी. इसका आंसर आ जाएगा. ठीक है. सब चीजें पढ़ाई हुई है, कुछ नया नहीं है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने वाला भी कुछ नहीं है. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है. The High Court has jurisdiction under Article 226 for the enforcement of. हाई कोर्ट 226 जो आर्टिकल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर हाई कोर्ट को कुछ पावर मिली है, कुछ जुरिस्डिक्शन क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस करता है एक चीज को लेकर, रीना को लेकर. हाई कोर्ट वो किस चीज के लिए है? सिविल राइट्स के लिए है, सैंक्शनिंग राइट्स के लिए है, फंडामेंटल राइट्स के लिए, या फिर चाइल्ड राइट्स के लिए? अब सिंपल भाषा में देखिए, इनमें से कौन से राइट है जो आर्टिकल 226 के अंडर हाई कोर्ट प्रोटेक्ट करता है? 226 के अंदर हाई कोर्ट कौन से राइट्स इनमें से प्रोटेक्ट करता है या उनको एनफोर्स करवाता है, हम ये कह सकते हैं? सिविल राइट्स, सैंक्शनिंग राइट्स, फंडामेंटल राइट या चाइल्ड राइट? बताइए. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा फंडामेंटल राइट्स. ठीक है जी. फंडामेंटल राइट्स इसका आंसर आ जाएगा. द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया इज. हिंदुस्तान में सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? कोलकाता हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट या मद्रास हाई कोर्ट? तो आंसर क्या आ जाएगा? ये आपने देखा होगा 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बना था एक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बना था. तो सुप्रीम कोर्ट को कहा गया था, लेकिन वो कोलकाता के अंदर 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 बनाया गया था. फिर उसको डिग्रेड करके आप कह सकते हैं कि उसको फिर 3 हाई कोर्ट्स में डिवाइड किया गया था 1860s के टाइम पे. ठीक है. तो उसी वक्त जो कलकत्ता के अंदर जो है ना, मतलब माना जाता है कि, मतलब कहा जाता है, हिस्ट्री में ये है कि कलकत्ता का जो हाई कोर्ट है वो ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है. ठीक है. सुप्रीम कोर्ट की तरफ अगर जाएंगे तो अंग्रेजों द्वारा स्टैब्लिश किया गया सुप्रीम कोर्ट तो 1774 का, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से बना था. ठीक है. तो पहला हाई कोर्ट कौन सा है? कलकत्ता हाई कोर्ट. ठीक है जी. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5.
With respect to court procedures, what does अहलमद specifically refers to? अहलमद किसको हम कहते हैं? अहलमद स्पेसिफिकली हम किसको कहते हैं? बताइए, अहलमद किसको कहा जाता है? प्रोसेस सर्वर को कहते हैं, लीगल क्लर्क को कहते हैं, एक्सपर्ट विटनेस को कहते हैं, या पीएन को कहा जाता है अहलमद? बताइए, अहलमद किसको कहा जाता है? अहलमद लीगल क्लर्क को कहा जाता है, लीगल क्लर्क को अहलमद कहा जाता है। ठीक है जी। Who among the following is considered as the guardian of fundamental rights? बताइए, फंडामेंटल राइट्स का गार्डियन कौन है इनमें से? गार्डियन मतलब उनको प्रोटेक्ट करने वाला, या फिर हम कह सकते हैं उनकी रखवाली करने वाला, मतलब सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स की रखवाली करने वाली बॉडी कौन सी है इनमें से? जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट आप सबको पता है लॉ मेकिंग बॉडी है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव क्या है? लॉ इंप्लीमेंटिंग बॉडी है ना। और जुडिशरी क्या है? जुडिशरी क्या है बताइए? जुडिशरी हमारी है लॉ प्रोटेक्टिंग या एनफोर्सिंग बॉडी, ठीक है। जुडिशरी क्या है? लॉ प्रोटेक्टिंग या एनफोर्सिंग बॉडी। तो इसी को हम क्या कहते हैं? गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट कहा जाता है जुडिशरी को। गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट किसको कहा जाता है? जुडिशरी को कहा जाता है। ठीक है जी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? जुडिशरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 7, which is an offense for which a police officer has an authority to arrest without warrant? इनमें से कौन सा ऐसा ऑफेंस है जिस ऑफेंस के लिए पुलिस वाला किसी को भी विदाउट वारंट जो है अरेस्ट कर सकता है? कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, सिविल रॉन्ग, या नन ऑफ द अबव? देखिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस हम कहते हैं हीनियस ऑफेंसेस को या सीरियस क्राइम्स को, ठीक है। सीरियस क्राइम्स को हम क्या कहते हैं? कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। मान लीजिए किसी ने किसी का सर फोड़ दिया, ठीक है। अच्छा, कॉग्निजेबल ऑफेंस या हीनियस क्राइम हम अगर हम सादा भाषा में कहेंगे तो किसको कहेंगे? मतलब किसी भी इंसान को या प्रॉपर्टी को ऐसा डैमेज देना, ऐसा उसको नुकसान पहुंचाना कि वो नुकसान परमानेंट हो। क्या हो? परमानेंट हो। आपने किसी का सर फाड़ दिया, उसको जख्म लगा, तो ऑब्वियसली जख्म का निशान परमानेंट होगा, है ना। उसके बाद आपने किसी की प्रॉपर्टी जला दी, अब वो जली हुई प्रॉपर्टी वापस नहीं आ सकती, परमानेंट लॉस है, ठीक है। जितने भी हीनियस क्राइम्स होते हैं वो काइंड ऑफ परमानेंट क्राइम्स होते हैं, मतलब उनमें परमानेंट इंजरी, परमानेंट डैमेज होता है विक्टिम को, ठीक है। और नॉन कॉग्निजेबल क्या होते हैं? आपने किसी को गाली दे दी या आपने किसी को धमकाया, ठीक है, उसमें कोई परमानेंट इंजरी नहीं होती है, सिर्फ इंपैक्ट होता है। बात आ रही समझ में? तो पुलिस ऑफिसर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के चक्कर में किसी भी इंसान को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। देखिए, होता क्या है? होता ये है कि पुलिस वाले को हमेशा जब भी कोई क्राइम होता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, उसमें पुलिस वाले को मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ता है और एक एक क्या लेना पड़ता है? परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है, जिसको हम वारंट कहते हैं। और उस वारंट के बिना पर फिर वो उस बंदे को अरेस्ट करती है। वो भी अगर कोर्ट अलाउ करेगी तो, वारंट इशू करेगी तो फिर वो उसको, उस पुलिस ऑफिसर जो है वो पर्टिकुलर बंदे को क्या कर सकते हैं? अरेस्ट कर सकते हैं। और कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसा है कि आपको मजिस्ट्रेट के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा बंदे को अरेस्ट कर सकते हो, ठीक है, मतलब ऑन द स्पॉट। और कुछ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस ऐसे होते हैं कि जिनमें सिविल लोग किसी बंदे को अरेस्ट कर लेते हैं, फिर उसको ऑफिशियली पुलिस ऑफिसर को बुला के या पुलिस स्टेशन में ले जाके उसको ऑफिशियल अरेस्ट करवाते हैं किसी पुलिस ऑफिसर से। लेकिन सिविल लोग भी अरेस्ट करते हैं जब कोई हीनियस क्राइम हो जाता है और जहां पुलिस वाला प्रेजेंट ना हो, ठीक है। ये चीजें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, ये मैंने सब पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है विच लॉ इज एप्लीकेबल टू पर्टिकुलर सब्जेक्ट ओनली? किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे अगर कानून बनाया जाए, पर्टिकुलर सब्जेक्ट मतलब मान लीजिए बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, पर्टिकुलर एरिना है, ठीक है। गाड़ियों की मान लीजिए ट्रांसपोर्ट का एक लॉ बना दिया, या फिर बिजली का एक लॉ बना दिया, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे जब कोई कानून बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं? देखिए, कभी कभी क्या होता है, किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए कानून बनाया जाता है। जैसे हम देखेंगे J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना था, किसके लिए बना था? एक पर्टिकुलर एरिया के लिए बना था, सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए बना था, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? उसको हम लोकल लॉ कह सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे कोई कानून बनाया जाता है, अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे कानून बनाया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं स्पेशल लॉ। क्या कहते हैं? स्पेशल
लॉ कहते हैं, स्पेशल लॉ कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पास्ड ओनली इन सिविल सूट्स, इनमें से कौन सी चीज है जो सिर्फ सिविल सूट में पास की जाती है, मतलब जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर या वर्डिक्ट, मतलब बताइए इन चारों में से कौन सी चीज है जो सिर्फ सिविल सूट्स में पास की जाती है, मतलब सिविल केसेस में पास की जाती है, बताइए। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर इसका आ जाएगा डिक्री। क्या, डिक्री। डिक्री सिर्फ सिविल सूट में, सिविल केसेस में होती है। जजमेंट क्रिमिनल केसेस में भी हो सकती है, सिविल में भी हो सकती है। ऑर्डर सिविल में भी हो सकता है, क्रिमिनल में भी हो सकता है। वर्डिक्ट सिविल में भी हो सकता है, क्रिमिनल में भी हो सकता है, लेकिन डिक्री सिर्फ और सिविल सिविल केसेस में होता है, ठीक है। सिविल सिविल केसेस में ही होता है डिक्री, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज एनदर नेम फॉर पुलिस चार्जशीट, यहां पर इज लिख दीजिए बीच में, इज एनदर नेम फॉर पुलिस चार्जशीट। पुलिस रिपोर्ट, चालान, एफआईआर या बोथ 2 एंड 3, बताइए। जो चार्जशीट होती है, पुलिस चार्जशीट होती है, उसको हम और क्या कहते हैं, और कौन सा नाम देते हैं, बताइए। इसका आंसर क्या आ जाएगा, चालान, ठीक है, उसको चालान कहते हैं। पुलिस रिपोर्ट तो कोई भी हो सकती है। मान लीजिए कोर्ट ने कुछ इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ पुलिस को ऑर्डर दे दिया, तो वो रिपोर्ट बनाकर लाएंगे, उसको हम पुलिस रिपोर्ट कह सकते हैं, है ना। जो इन्वेस्टिगेशन करके इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट बनाकर लाएंगे, दैट वुड बी कॉल्ड एज अ पुलिस रिपोर्ट। एफआईआर इज अ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, वो तो पुलिस के पास दर्ज होती है, ठीक है। तो चालान जो है, चालान दूसरा नाम है चार्जशीट का। क्वेश्चन नंबर 11, द एक्ट ऑफ मेकिंग और सेलिंग अ फेक अनऑथोराइज्ड रेप्लिका ऑफ ए जेन्युइन प्रोडक्ट और आइटम इज कॉल्ड। किसी एक जेन्युइन चीज का, किसी एक ओरिजिनल चीज का अब जब डुप्लीकेट बनाते हो, रेप्लिका बनाते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं। मान लीजिए आपने नकली नोट बना दिया, उसको कॉन्ट्रफिटिंग कहते हैं, एफरे कहते हैं, अडल्ट्रेशन कहते हैं या बार्गेनिंग कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कॉन्ट्रफिटिंग कहते हैं। अगर कुछ बच्चों ने बीएनएस या हम कह सकते हैं आईपीसी पढ़ी होगी, तो उन्होंने कॉन्ट्रफिटिंग कॉइन्स करके पढ़ा होगा, है ना। कॉन्सेप्ट था आईपीसी के अंदर, बीएनएस के अंदर भी, है ना। कॉन्ट्रफिटिंग कॉइन मतलब कॉइन, डुप्लीकेट कॉइन्स बनाना, नकली कॉइन्स बनाना, ठीक है। कॉन्ट्रफिटिंग का मतलब होता है किसी चीज की नकल बनाना। डैश मीन्स टू प्रोवाइड शेल्टर और असिस्टेंस टू अ पर्सन टू अवॉइड एप्रीहेंशन। जब भी कोई इंसान पुलिस से भागता है, ठीक है, मतलब उसको अरेस्ट करना है पुलिस ने, और वो अरेस्ट को क्या बोलते हैं, साइड करने के लिए, फिर अरेस्ट से बचने के लिए वो क्या करता है, वो भागता है और वो किसी के पास पनाह लेता है। तो वो जो इंसान उसको पनाह देता है, उसको हम क्या कहते हैं, मतलब एक मुलजिम को जब शेल्टर प्रोवाइड किया जाता है, तो उसको उसको हम क्या कहते हैं, रिलीज, हार्बर, बारगेन या एक्विट। इसको हम क्या कहते हैं, हार्बर। अच्छा, हार्बर के बारे में आपको एक फैक्ट बताना था, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। देखिए, अगर कोई दो मियाँ बीवी हैं, ठीक है, एक मान लीजिए जो हस्बैंड है, उसने कोई क्राइम कर दिया, और वो किसी, मान लीजिए इसने किसी का कत्ल कर दिया, और वो आकर अपनी वाइफ के पास आता है और उसको कहता है मुझे छुपा दे, मुझे अदरवाइज पुलिस पकड़ लेगी, ठीक है। या कोई वाइफ क्राइम करती है और वो हस्बैंड के पास जाती है, कहती है मुझे छुपा दे, मुझे पुलिस पकड़ लेगी वरना, ठीक है। याद रखिए, वाइफ अगर हस्बैंड को छुपाती है या फिर हस्बैंड वाइफ को छुपाता है कोई भी क्राइम करने के बाद, वो भी हार्बर होगा, लेकिन ये लीगल है, ये लीगल है, ये कोई क्राइम नहीं है। सिर्फ हस्बैंड वाइफ को ये आप कह सकते हैं स्पेस मिली है, स्पेशल स्टेटस मिला है कि भैया अगर खामद किसी का कत्ल करके आ जाए, वाइफ उसको छुपाए, तो वाइफ विल नॉट बी हेल्ड गिल्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर क्राइम, ठीक है। मतलब अगर वाइफ खामद को छुपाती है, कोई मसला नहीं, वाइफ के ऊपर कोई केस नहीं होगा, क्योंकि रिलेशन ऐसा है। या फिर खामद वाइफ को छुपाता है क्राइम करने के बाद, तो उसके ऊपर भी कोई केस नहीं किया जा सकता, मतलब उसको गिल्टी हेल्ड नहीं किया जा सकता, ठीक है। बाकी अगर कोई शेरू किसी का कत्ल कर दे और कालू उसको छुपाए, तो दोनों अंदर जाएंगे, कालू भी और शेरू भी, ठीक है। तो ये सिर्फ हस्बैंड वाइफ के लिए ये एक्सेप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, dash is the formal notice to a court or judicial officer that a proceeding should be suspended until a party can be heard. The pub, सॉरी, ये तो पूरा क्वेश्चन ही इसमें आ गया।
चलिए क्वेश्चन में ही आंसर है। देखिए क्वेश्चन तो यहाँ तक था। इसमें यह है कि एक फॉर्मल नोटिस दिया जाता है, मतलब कोर्ट को। मैं किसी जगह घर बना रहा हूँ, ठीक है। मेरे को ये खदशा है कि मैं ए पार्टी हूँ, ठीक है, और मुझे खदशा है कि मतलब मुझे शक है कि बी पार्टी मेरे इस कंस्ट्रक्शन के काम को रोक सकती है, ठीक है। तो मैं पहले ही कोर्ट में चला जाता हूँ और कहता हूँ कि कोर्ट जी आप ये लिख कर ले लीजिए कि आप अपने पास रख लीजिए मेरा लिखा हुआ चिट्ठा कि भैया अगर मैं यहाँ कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ तो ये बी किसी भी वक्त आकर मेरे खिलाफ केस करके स्टे करा सकता है और इससे मेरा मेरा नुकसान होगा। तो मेरे को सुने बगैर, जब ये बी केस करने आएगा तो मेरे को सुने बगैर आप इसको स्टे ऑर्डर मत दीजिएगा, मेरे खिलाफ स्टे ऑर्डर मत दीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम, इस नोटिस को हम मतलब जो हम कोर्ट को नोटिस देते हैं इसको हम क्या कहते हैं, फिर कोर्ट के नोटिस में हम चीज लाते हैं इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम केविएट कहते हैं। मतलब कोई भी काम होने से पहले ही आप कोर्ट को आगाह कर देते हो कि मेरे खिलाफ ऐसा केस हो सकता है, तो मुझे सुने बगैर उसको कोई रिलीफ नहीं देना, उसको कोई स्टे ऑर्डर वगैरह कुछ नहीं देना, इसको हम केविएट कहते हैं। द प्रोसेस that allows a court to revisit its own judgment to correct errors or mistakes or to prevent miscarriage of justice is known as। वो कहता है कि कोर्ट एक ऐसा प्रोसेस जो कोर्ट को अलो करता है कि वो अपनी जजमेंट को फिर से एक बार क्या करे, देखे और अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करे। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेफरेंस कहते हैं, रिव्यू कहते हैं, पिटीशन कहते हैं या रिवीजन कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रिव्यू कहते हैं, रिव्यू कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रिव्यू कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 15, एविडेंस दैट एस्टैब्लिशेस द इनोसेंस ऑफ द डिफेंडेंट। ऐसा एविडेंस जो ये साबित करे कि डिफेंडेंट जो है वो क्या है, बेगुनाह है, ठीक है। जो ये साबित कर दे कि डिफेंडेंट क्या है, बेगुनाह है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सकल्पेटरी एविडेंस कहते हैं, साइलेंट एविडेंस कहते हैं, काउंटर एविडेंस कहते हैं या फिर डेफर्ड एविडेंस कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एक्सकल्पेटरी एविडेंस कहते हैं, इसको हम एक्सकल्पेटरी एविडेंस कहते हैं। डैश इज अ लीगल टेक्निक दैट अलाउज अ डेब्टर टू रिड्यूस और डिस्चार्ज a debt by using a claim they have against the creditor। ये इंपॉर्टेंट है। एक ऐसी लीगल टेक्निक, मान लीजिए ए ने बी के खिलाफ केस कर दिया और कहा कि भैया बी से मैंने 20 लाख रुपए लेने, कितने लेने हैं, 20 लाख रुपए लेने हैं। अब बी उठता है, बी कहता है कि भैया मैं तो इसको 20 लाख दे दूंगा, लेकिन पहले ए से कहो कि मेरे 27 लाख रुपए दे दे। मान लीजिए बी ने भी ए से 27 लाख रुपए लेने थे, ठीक है। तो अब ये जो बी क्लेम करता है 27 लाख रुपए का, अगर ये साबित हो जाता है तो ये 20 तो गया, उल्टा ए को 7 लाख रुपए बी को देना है ना। तो ये जो बी ने अपना क्लेम किया ना, इसको हम क्या कहते हैं, जो ये बी ने क्लेम किया क्रेडिटर के खिलाफ, ए के खिलाफ। मान लीजिए ए ने बी को दिया था 20 लाख रुपए, लेकिन बी ने तो ऑलरेडी ए से 27 लाख लेना था। ए ने जाकर केस कर दिया कि बी पैसे नहीं दे रहा 20 लाख। तो बी उठता है, बोलता है भैया पहले मेरा 27 लाख ला। तो जो बी क्लेम कर देता है कोर्ट में कि पहले मेरा 27 लाख ला, इसको हम क्या कहते हैं, रिटन स्टेटमेंट कहते हैं, सेट ऑफ कहते हैं, काउंटर क्लेम कहते हैं या बोथ 1 and 3 कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, बताइए, सेट ऑफ कहते हैं या फिर काउंटर क्लेम कहते हैं। तो इसको हम काउंटर क्लेम कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको हम काउंटर क्लेम कहते हैं। लेकिन अब इसमें एक और ट्विस्ट है क्वेश्चन में, देख लीजिए इसमें ट्विस्ट क्या है। जो डिफेंडेंट क्रेडिटर के खिलाफ क्लेम करता है उसको तो काउंटर क्लेम कहा जाता है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि उस लीगल टेक्निक का नाम बताइए जिसके बिना पर, जिसके हिसाब से जो प्रोसेस है, या फिर उस लीगल टेक्निक जिसको हम एज ए प्रोसीजर यूज करते हैं, जो अलो करता है डेटर को कि वो अपने जो ड्यूज हैं या फिर डेब्ट्स हैं उनको रिड्यूस करे। मान लीजिए वो तो काउंटर क्लेम मैंने आपको समझा दिया कैसे है। अब मान लीजिए ए जो है ए बी के खिलाफ केस करता है, क्या करता है, केस करता है और कहता है मैंने इससे 10 लाख लेने। बी कहता है कि मैंने भी ए से 5 लाख रुपए लेने थे, तो आप
5 लाख रुपए कर दीजिए, अब 5 लाख रुपए 10 में से कम कर दीजिए क्योंकि मैंने ए से लेना है, प्रूव हो गया और कम कर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक सेटलमेंट हुई। पहले क्या था, पहले जो मैंने समझाया था वो तो काउंटर क्लेम था, मतलब ए ने बी के खिलाफ क्लेम किया और बी ने ए के खिलाफ क्लेम कर दिया। ठीक है, वो तो काउंटर क्लेम हो गया। अब जब उस काउंटर क्लेम की सेटलमेंट होगी, मान लीजिए काउंटर क्लेम को जब सेटल किया जाता है या फिर काउंटर क्लेम के द्वारा जब जो आप कह सकते हैं जो मनी है, जो अमाउंट है, उसकी लिक्विडिफिकेशन की जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कह देते हैं सेट ऑफ। क्या कहते हैं, उसको हम सेट ऑफ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। फर्द जुर्म किसको कहा जाता है, फर्द जुर्म किसको कहा जाता है, आर्सन को, डिस्क्रिशन को, चार्ज को या फिर कन्फेशन को। तो चार्ज को हम कहते हैं फर्द जुर्म। ठीक है, चार्ज को हम क्या कहते हैं, फर्द जुर्म कहते हैं। केस डायरी किसको कहा जाता है, बयान हल्फी को, तरमीम को, जिमनी को या मचलका जमानती को। बताइए, केस डायरी जिमनी को कहा जाता है, जिमनी को कहा जाता है। ठीक है, केस डायरी किसको कहा जाता है, जिमनी को कहा जाता है। अब लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं। प्रोक्सेमिक्स, ये कम्युनिकेशन से क्वेश्चन है। ठीक है, प्रोक्सेमिक्स आर विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, प्रोक्सेमिक्स कौन सी टाइप है कम्युनिकेशन की, नॉन वर्बल, वर्बल, रिटन या नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या आ जाएगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है प्रोक्सेमिक्स। ठीक है, डैश इज द पर्सन हु इज अपॉइंटेड और इलेक्टेड टू असिस्ट अ जज। कौन सा बंदा है इनमें से या फिर कौन सा पर्सन है इनमें से जो अपॉइंट किया जाता है या इलेक्ट किया जाता है किसी जज या मजिस्ट्रेट की मदद करने के लिए, मतलब उनको असिस्ट करने के लिए। ठीक है, उनका असिस्टेंट काम करने के लिए। असेसर कहते हैं, असिस्टेंट कहते हैं, हेल्पर कहते हैं या आर्बिट्रेटर कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम असेसर कहते हैं। तो बेटा ये थे आज के 20 क्वेश्चंस, और इन 20 क्वेश्चंस में से आप, अगर मुझे ऐसा लगता है मैंने मॉडरेट क्वेश्चन डाला था, आप अगर 16 से 17 क्वेश्चंस मुझे लगता है सही करते हैं मेरे नोट्स पढ़ के, देन आई वुड से कि आप सेफ एंड पर हैं। आई एम सीरियसली सेइंग, मैंने ये चीजें पढ़ाई हैं और ये मैंने कोई भी चीज बाहर से नहीं डाली है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चंस पूछे हैं। अगर आप 20 में से 17 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं, आप दोबारा से करने की कोशिश कीजिए, मैं क्लियरली कह रहा हूँ। आप थोड़ा सा और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल आसान थे, बिल्कुल मॉडरेट क्वेश्चन पेपर था। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, टेक केयर। और अगर कोई डाउट वगैरह हो, कुछ भी हो, मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरा नंबर है 7006233953। इस पर मुझे किसी भी वक्त आप कॉल कर लीजिए। अब रात को 12 बजे उठ के कॉल मत करने लग जाना। एक XYZ स्टूडेंट हैं बेचारे, श्रीनगर मतलब कश्मीर डिवीजन से, उन्होंने रात को 2 बजे कॉल किया मुझे, मतलब वो नहीं करना, थोड़ा मेरा भी लिहाज करना है ना। कभी कभी मुझे भी नींद आती है, बेसिकली मैं इंसान हूँ, मैं से हो ना, मैं इंसान हूँ तो मुझे नींद आती है, तो उसका थोड़ा सा ख्याल रखना है। बाकी डाउट्स वगैरह पूछने के लिए आप कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय एंड टेक केयर।